कोविड-19 कोरोना वायरस के हवाले से जितनी बातें हो रही हैं, यकीन करें मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये दूसरी वेव है कि तीसरी वेव है? ये कोरोना को नहीं जी नहीं, कोरोना तो है ही नहीं जी, ये तो जी बस छोड़ें जी। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा माइंडसेट है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि भाई हजारों डेथ्स पाकिस्तान में भी, लाखों पॉजिटिव केसेस। अब की वेव में तो एक्चुअली आपके जानने वालों में, दोस्त अहबाब में, उसके वालिद, उसका बेटा, उसका भांजा, एक्चुअल केसेस आपको पता लगने लग गए हैं। अभी हमने हाल ही में सुना कि बरतानिया से पाकिस्तान की फ्लाइट्स आना जाना पाबंदी, और अगले महीने शायद और भी कुछ चीजें इस तरह की सामने आएंगी, तो दिल थोड़ा सा परेशान भी होता है, घबराता भी है। ऐसे में हमने सोचा कि एक ऐसे मेहमान को आपसे मिलवाया जाए कि जो एक हैंड्स ऑन इस वक्त नॉलेज भी रखते हैं, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी, और फ्यूचर में हुकूमत पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी है कोरोना वायरस को फाइट करने के हवाले से, इस्लामाबाद में भी लेकिन दूसरे शहरों में भी। उस हवाले से हमने कहा जरा कुछ चीजें बुनियादी सी उनको बिठा के अनफोल्ड की जाएं ताकि ये गुत्थी थोड़ी सी सुलझाई जा सके। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि हमजा शफकात, डीसी इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। डीसी साहब जी नहीं, बस साहब नहीं कहा था, खाली डीसी क्या साहब के बगैर भी काम चल जाएगा। जी। सबसे पहले तो ये कि आप और आपकी तरह के फ्रंट लाइन के लोग जिस तरीके से वेव 1 में पाकिस्तान को आपने बचाया है एक बहुत बड़ी तबाही से, उसके लिए आई वुड लाइक ऑन बिहाफ ऑफ द होल ऑफ पाकिस्तान कि आप और आप सबकी टीम को हम सैल्यूट पेश करें, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, क्लीनिंग स्टाफ, आप जैसे प्रोफेशनल्स, ऑफिशियल्स जो एनसीओसी में काम करें। आई थिंक आसान नहीं है, स्ट्रेसफुल रहा होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, और अभी ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। स्पेशली वो जो हेल्थ लाइन के वर्कर्स हैं जो घर घर जाके सर्वेलेंस कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, क्वारंटीनिंग कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल स्ट्रेस में भी हैं, डिस्ट्रेस में भी हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया। अब आपको पता है तकरीबन 1 साल होने वाला है, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको मोटिवेट भी किया जाए। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने उनके लिए इनामात का भी ऐलान किया, उनको सिविल अवार्ड्स भी दिए गए, लेकिन फिर भी जिस कर्ब से गुजरे, आपको पता है कई डॉक्टर्स की भी डेथ्स हुई हैं, कई हेल्थ लाइन वर्कर्स की भी डेथ हुई हैं। नॉर्मली जो हमारी परसेंटेज है वो पॉजिटिविटी की वो 7 to 8% होती है, लेकिन हेल्थ लाइन वर्कर्स में ये पॉजिटिविटी 33% तक है। यानी कि ये ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं क्योंकि ये रहते वहाँ पे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। यानी पूरे पाकिस्तान के जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनमें 33% कोरोना जी, उनमें जिनके भी टेस्ट किए गए उनमें से 33% पॉजिटिव आए हैं, एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल पब्लिक है जिनको सिम्टम्स थे उनमें से सिर्फ 8 to 9% आते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, और वो बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है कि वो सारे अब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में हैं, और अब पूरी कौम को मिलकर उनका जज्बा उभारने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए सब मिल के एफर्ट करनी चाहिए। ये वेव 2 है या 3? नहीं, ये सेकंड वेव है। बेसिकली जो वायरोलॉजिस्ट होते हैं, जो वायरस के एक्सपर्ट्स होते हैं, वही बताते हैं कि कौन सी साइकिल चल रहा है। वेव का हम ऐसे करते हैं कि जैसे फरवरी मार्च में ये बिल्कुल 1-1, 2-2 केसेस थे, फिर जून जुलाई में बहुत ज़्यादा केसेस हो गए, फिर सितंबर से ये नीचे जाना शुरू हो गया, तो उसका मतलब है एक वेव पूरी हो गई है। अच्छा, वेव इज लाइक जैसे समंदर की वेव। अब ये नीचे आके दोबारा ऊपर चले गए, हाईएस्ट पे चले गए। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर 4,62,000 के करीब लोग हैं जो पॉजिटिव हो चुके हुए हैं, और डेथ्स भी तकरीबन 10,000 के करीब डेथ्स हो चुकी हुई हैं। इस्लामाबाद में भी तकरीबन 400 लोगों की डेथ्स हुई हैं। तो ये सेकंड वेव वो है जिसमें हम हाईएस्ट पे गए हैं, और अब हल्का सा स्लांट आना शुरू हो गया पाकिस्तान में। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो एक जनरली लोग बात करते हैं कि नहीं जी वो पता नहीं जी कोरोना है भी कि नहीं, इस माइंडसेट को क्या कहना चाहिए? देखें, ये तो इतनी बड़ी जहालत है। ये तो ऐसे ही है कि कबूतर जब आंखें बंद कर ले और सामने बिल्ली उस पर हमला कर दे कि जी आंखें बंद करने से बचत हो जाएगी। आपको पता है हमारे 4 सीनियर सिविल सर्वेंट्स की डेथ्स हो चुकी हैं, हमारे कॉलीग्स की डेथ्स हो चुकी हुई हैं। इवन इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में पॉलिटिशियंस की हुई हैं, फौजियों की, पुलिस वालों की, डॉक्टर, मतलब इसने किसी का ना प्रोफेशन देखा है, ना उम्र देखी है, ना मर्तबा देखा। और जितने लोग भी कोमॉर्बिडिटी जिनमें था, जिनमें डायबिटीज थी या ब्लड प्रेशर था, उनमें तो ये बहुत ज़्यादा इसने इफेक्ट किया है। तो अभी भी अगर कोई कहे कि कोरोना नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल होगा कि उसको हम लेके आएँ और उसको पिम्स के जो आइसोलेशन वार्ड है उसमें कहें कि आप एक दिन उधर बगैर मास्क के गुजारें, और आप उन लोगों को देखें जिनको वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं। वेंटिलेटर्स तो एक ऐसा हौलनाक मंजर होता है कि उसको देख के बंदा तौबा कर लेता है। और उसके बाद देखें, जब कोरोना वायरस की किसी पेशेंट की डेथ होती है तो उसकी बॉडी को फैमिली के हवाले नहीं किया जाता, वो उसकी बॉडी मैयत सीधी कब्रिस्तान लेके जाई जाती है। तो उन फैमिली से पूछें वो किस कर्ब से गुजरे हैं।
तो ये कहना कि ये नहीं है, ये मेरे ख्याल से फिर फूल्स पैराडाइज है, फिर इसमें तो क्या ही किया जा सकता है, उनकी एजुकेशन ही की जा सकती है और अफसोस किया जा सकता है। जनरली मैं देखता हूँ बड़े शहरों के अंदर आप जनरली निकल जाएं, ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ। इससे खराबी होगी? बिल्कुल, देखिए, जो एसओपीज़ की कंप्लायंस है वो तो डब्ल्यूएचओ भी कह चुकी हुई है, सबसे बड़ा हेल्थ का इदारा वो है, पाकिस्तान के अंदर एनसीओसी कह चुकी हुई है, हमारे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो कह चुके हुए हैं कि ये वायरस जो है ये फैलता ही हवा के ज़रिए है, अगर आपकी सांस के ज़रिए है, किसी टेबल के सरफेस से ये लग सकता है। तो इसलिए वायरस जो अगर किसी ने मास्क पहना हो और जो खुद पेशेंट है, अगर उसने मास्क नहीं पहना हुआ फिर तो वो सबको कर देगा। लेकिन ये कि हम सब ने मास्क पहना हुआ है और लेकिन पेशेंट ने नहीं पहना हुआ तो फिर वो उसका बहुत कम फ़ायदा है। लेकिन ऑब्वियसली अगर सारे मास्क पहनेंगे तो जो वायरस की स्प्रेड की परसेंटेज है, अगर नॉर्मली वो 100 में से 40 को कर रहा है, तो सब ने अगर मास्क पहना हो तो ये 40 की बजाय सिर्फ 1 पे आ जाएगा, कि वो 100 में से 1 को करेगा। मतलब इतना ज़्यादा इतना फ़र्क पड़ जाता है अगर सब ने मास्क पहने हो। मास्क के साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि आप डिस्टेंस रखें, अपने हाथ बार बार धोते रहें। लेकिन हमने जो बहुत ज़्यादा जिसका फ़ायदा देखा है वो ये देखा है कि उन जगहों पर जो सुपर स्प्रेडर्स हैं, शादी हॉल हो गए या स्कूल्स हो गए, जैसे ही उनको बंद किया तो हमारी ये सेकंड वेव नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कि वो उनका ऑब्वियसली इफेक्ट तो था कि एकदम नीचे आना शुरू हो गई है। और मतलब शादियों पे कोई आपको इतराज नहीं है, वो जो मतलब हॉल्स का उसके अंदर कॉन्ग्रीगेशन जो हो रही है वो मतलब ये प्लीज मत समझें कि डीसी साहब ये कह रहे हैं कि शादियां ना करें, शादियां बेशक करें, लेकिन उस पे मेहमान ज्यादा ना बुलाएं, ये ओपन एरियाज में करें तो बचत है। लेकिन उससे भी बढ़ के सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल जो पाकिस्तान ने शिकस्त दी है फर्स्ट वेव में भी और सेकंड वेव में अल्हम्दुलिल्लाह, एज़ कम्पेयर टू अगर आप इंडिया देखें या ईरान देखें, यूरोप में देखें, वहाँ तो तहस नहस हो गया। 10% डेथ रेट था, हमारा तो अभी तक 1.2% 3% पे ही है। एक तो अल्लाह का खास करम है कि अल्लाह की वजह से खास बरकतें हैं, दुआएं हैं। साथ ही साथ हमारे जो नेशनल जो सेंटर था, कमांड सेंटर, उन्होंने पाकिस्तान की सर्वेलेंस बहुत इम्प्रूव की है। हर जहाज़ जो आ रहा है उसको टेस्ट किया जा रहा है, हर बंदे का टेस्ट किया जा रहा है। बार बार टीटीक्यू की जो पॉलिसी थी कि टेस्ट करने के बाद फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेट करें और क्वारंटीन करें, ये इतना सक्सेसफुल रहा है। इसी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में भी हम देखें तो स्प्रेड सिर्फ 2% है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सर्वेलेंस है इट इज़ हाईएस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है। और बाकी भी पाकिस्तान में हमारे कंट्रोल क्यों है चीज़ें, हमारा स्प्रेड भी 7-8% रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा 20% से भी ऊपर चला गया। और डेथ भी हमारी 1% रही है क्योंकि हम बार बार क्वारंटीन करते गए हैं लोगों को। लेकिन इस बात पे खुश नहीं होना, अब वेव 2 जो है उसको भी उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अभी इसमें जो वरीसम बात यह है कि अब आपको पता है कि इंग्लैंड से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनको अब बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये वायरस चेंज भी हो रहा है और जो नई वैक्सीन्स भी आ रही हैं, अब ऐसी इसकी म्यूटेशंस हो रही हैं कि हो सकता है नया वायरस जो आए वो उसको हमारी वैक्सीन्स ना कर सकें, या हो सकता है हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ उसको पूरी तरह एग्जामिन ना कर सकें। तो अब इसलिए अभी ये बिल्कुल खुशी की बात नहीं है, अभी भी लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, SOPs रखने हैं, टेस्टिंग रखनी है, आइसोलेटेड रखना है अपने आप को, ताकि हम ये दिसंबर का महीना, जनवरी का एटलीस्ट गुजार दें। उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पर वैक्सीन जब वैक्सीन भी आना शुरू हो जाएगी और ओवरऑल भी ये डाइंग वायरस है तो फिर ही बेहतरी होगी। थोड़ा सा लोग पैनिक किए हुए हैं, खासतौर पे जो बरतानिया की फ्लाइट्स पे आने जाने पे पाबंदी लगी, जनरल मैंने देखा है कि लोगों ने एक्चुअली खौफ खाया है। जनवरी में आप क्या हुकूमत की कोई पॉलिसी या हिकमत अमली देख रहे हैं कि क्या फ्लाइट्स खुलेंगी, अभी नहीं खुलेंगी, क्या दूसरे ममालिक से भी फ्लाइट्स बंद होने का अंदेशा है? इसके बारे में जरा नहीं, फिलहाल तो दूसरे ममालिक से फ्लाइट्स बंद होने का अंदेशा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो यूके से ही पता चला है। लेकिन ये सिचुएशन इतनी फ्लूइड है, हो सकता है हफ्ते बाद हमें पता चले कि हांगकॉन्ग या चाइना से दोबारा आना शुरू हो गया, तो फिर हो सकता है उस पर भी पाबंदी लगे। तो एग्जैक्टली इस पर मेरी आवाम से ये होगा कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि 1 महीने तक जितना आप अपनी ट्रैवल की रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं करें। अगर बहुत मजबूरी है तो आपको पता है कि टेस्ट करा के तो आप जा तो सकते ही हैं। सिर्फ यूके के लिए पाबंदी है। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह 11 जनवरी से पहले ये पाबंदियाँ उठ जाएंगी। हमजा शफकात डीसी इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको याद होगा कि कल भी शो में हम जिक्र कर रहे थे कि F9 पार्क इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस्लामाबाद कौन सा जी ड्राइव इन सिनेमा मैं ड्राइव थ्रू सिनेमा ड्राइव इन सिनेमा का आगाज किया है। बड़ा मजेदार सीन है, उसके बारे में हमजा से जरा बात।
राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त मेरे साथ सेट्स पे मौजूद हैं डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहिब, और हम पाकिस्तान के अंदर जो कोविड-19 कोरोना वायरस की सेकेंड वेव है इस वक्त बहुत उरूज पे है, उस हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ मशावरत भी है, कुछ रहनुमाई भी है, और कुछ जो इब्हाम है बहुत सी चीज़ों में उसको भी वाज़े करने की एक छोटी सी काविश है। आप अभी सुन रहे थे कि हमने एक ड्राइव इन सिनेमा का जिक्र सुना जो F9 पार्क के अंदर, यानी गाड़ी में बैठ के आप जाते हैं, बल्कि हमजा से कहूँगा जरा डिटेल में बताएं, गाड़ी में आप बैठ के जाते हैं और गाड़ी में बैठ के बैठे आप फिल्म देखते हैं। मतलब कोरोना शरोना चल रहा है, क्या घर में बिठाओ भाई लोगों को, फिर आप कह रहे हो बाहर निकलो, ये क्या सीन है? मैं आपको ये बता रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर भी और जनरली पूरे पाकिस्तान के अंदर इतना लंबा, क्योंकि ये पैंडेमिक का टाइम हो गया है कि लोगों में डिस्ट्रेस आना शुरू हो गया है, और इस डिस्ट्रेस और इस स्ट्रेस की वजह से और बीमारियां लोगों में पैदा होने शुरू हो रही हैं। साइकोलॉजिकल बीमारियां भी हैं, लेकिन अगर हम शहर के हालात भी देखें तो हमें थोड़ी सी मगिंग में ज़्यादा नज़र आ रही है, रॉबरीज भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और फिर हमें जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, वो तो कहते हैं कि अगर ये कुछ इस पर नहीं बेहतरी लाई गई तो फिर लोग सुसाइडल भी होना शुरू हो जाते हैं, थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। अब इस सारी इन्वायरमेंट में कैसे लोगों को तफरीह फराहम की जाए कि वो कोरोना से भी बचे रहें, कोई बिजनेस एक्टिविटी भी जनरेट हो और वो आके थोड़ा सा एंजॉय भी कर सकें। तो इसके ऊपर आइडिया जो है वो आया चेयरमैन CDA को, आमिर अली अहमद साहब को, चीफ कमिश्नर भी हैं, उन्होंने PM ऑफिस से भी डिस्कस किया। फिर इस्लामाबाद इंतज़ामिया और CDA ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया कि F9 पार्क के अंदर खूबसूरत सी हमारी पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पर हमने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा दी हैं और वहाँ पे 200 व्हीकल्स की जगह है, तो लोग अपनी गाड़ियों में बैठ के आते हैं, अपनी गाड़ियों में रहते हैं ताकि वो दूसरे को कोविड ना कर सकें, इन्फेक्शन ना कर सकें, और अपनी गाड़ी के अंदर ही वो रेडियो पे सर्टन फ्रीक्वेंसी पे चले जाएंगे, जो फ्रीक्वेंसी उनको वहाँ पे दी जाएगी, तो उनको सारी साउंड सिस्टम उनकी गाड़ी के अंदर ऑलरेडी है जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ऑडियो गाड़ी के अंदर से आ रही है, ऑडियो गाड़ी के अंदर से बाकियों से लोगों से प्रोटेक्टेड है, सामने स्क्रीन लगी हुई है, और आप अपना हर वीकेंड के ऊपर फ्राइडे सैटरडे संडे को 2 शोज़ होते हैं और उसमें बेहतरीन मूवीज़ भी हम वो चला रहे हैं, उसको एंजॉय करें। दरमियान जब थोड़ी सी ब्रेक होती है तो फूड के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं फासले से, ताकि लोग जाएं और खाना शाना लेके अपनी गाड़ी में आके बैठ जाएं, और ताकि वो इंटरवल के बगैर फिल्म का मजा नहीं आता। इंटरवल तो होगा ही होगा, इंटरवल जैसे तो कई दफे जाते हैं सिर्फ इंटरवल, फिल्म बोरिंग हो तो फिर जेन में होता है अच्छा इंटरवल में पॉपकॉर्न्स खाएंगे, तो नहीं वो इंटरवल बहुत जरूरी है, वो वही पॉपकॉर्न्स के स्टॉल और छोटी मोटी चीज़ों के स्टॉल, और वो भी प्रॉपर SOPs के तहत लगाए हुए हैं। अब उसका फायदा ये हो रहा है कि सिनेमा हॉल्स तो बंद है, डाइनिंग भी बंद है, तो लोग अपनी फैमिली के साथ कहाँ पे एंजॉय करें, तो एक तरह से एक एंटरटेनमेंट। कैसा रिस्पॉन्स आया? जबरदस्त रिस्पॉन्स आया है। हमारे पास 200 गाड़ियों की जगह थी, डेली 400 गाड़ियाँ आई, हमें लोगों को वापस करना पड़ा है। तो अभी पहले इसके टिकट कहाँ से मिलते हैं? टिकट ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, आप हमारे फेसबुक पे भी जा सकते हैं, वैसे ऑन साइट भी आप आके ले सकते हैं, ऑन साइट भी ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये आइडिया है बड़ा अच्छा, तो क्या दूसरे शहरों की एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको कोई फॉलो करने का इरादा रख रही है? मतलब ये लाहौर कराची में तो बड़ा हिट जाएगा, ये लाहौर कराची में बड़ा हिट जाएगा। देखें, इस्लामाबाद इंतजामिया हमेशा मॉडल पेश करती है, बाकी फिर शहरों की मुझे पता था उठाएगा यहाँ से ये नहीं वो देखिए, हमने SOPs के ऊपर भी इस्लामाबाद की बेस्ट कंप्लायंस है। मैं तारीफ नहीं करना चाह रहा इस्लामाबाद इंतजामिया की, लेकिन मैंने मौका दिया तो आपका हक बनता है, आपने दे ही दिया। तो देखें, इस्लामाबाद के अंदर एक तो लोग वैसे ही, आप खुद भी यहाँ के शहरी हैं, लोग खुद भी जनरली बड़े एजुकेटेड हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया। हमने बड़े बड़े हॉल्स को, बड़े बड़े मॉल्स को, बड़े बड़े स्कूल्स को, हमने पूरे पाकिस्तान में 200 स्कूल्स बंद हुए और हमने एक इस्लामाबाद में SOPs के ऊपर 175 स्कूल बंद किया। मतलब हमने मैसिव काम किया, लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया। तो एक तो इस्लामाबाद के शहरियों को मैं वो करना चाहता हूँ, लेकिन जनरली पाकिस्तान के ओवरऑल जो रेजिलियंस है हमारे पाकिस्तानियों में, वो दुनिया में कहीं नहीं है। जिस तरह डिजीज़ को इन्होंने लिया है, देखें बेशक ये कहते भी हैं कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं, ये भी एक साइन ऑफ रेजिलियंस है, साइन ऑफ रेजिस्टेंस है कि इन्होंने अपनी साइकोलॉजी के ऊपर ये आने नहीं दिया। वरना अब यूरोप में हाल देखें, इटली वगैरह में तो पीपल आर डिस्ट्रॉयड, देयर आर इकोनॉमीज आर डिस्ट्रॉयड। तो इस्लामाबाद का मॉडल कॉपी किया जा सकता है। आप हैरान होंगे कि कराची में पहले भी ये मॉडल रहा है, आज से बहुत सालों पहले बीच के ऊपर और ड्राइवर सिनेमास था, लेकिन वो बंद हो गए क्योंकि नॉर्मल सिनेमास ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे रहे थे। तो अब क्योंकि नॉर्मल सिनेमास बंद हुए तो हमने जंप इन करके ये आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा हमजा, ये बताइए कि जो जनरली अब लोग थोड़े से ना फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, भाई स्कूल कब खुलेंगे, दफ्तर कब खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स कब खुलेंगे, कब हम इजीली वो जो हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल था उस पे, व्हाट इज योर ऑनेस्ट? मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो जो स्कूल्स बंद होने पे मेरा जवाब ये है कि देखें, जैसे ही हमने स्कूल्स बंद किए हैं, इस्लामाबाद की सिर्फ सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। इस्लामाबाद की सिंपल एग्जांपल ये है कि स्कूल बंद होने से पहले हमारे 550 केसेस पर डे आ रहे थे। अच्छा। स्कूल्स बंद होने के बाद अब हमारे केसेस 200 से भी कम पे आ रहे हैं, यानी कि 300 पॉजिटिव केसेस पर डे। बहुत फर्क है,
और ये सिर्फ इस्लामाबाद का मैं बता रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी हुई थी आज से 4 दिन 5 दिन पहले तक भी, कि हर घंटे के अंदर 3 पाकिस्तानियों की डेथ हो रही थी। इट्स अ ह्यूज नंबर। हर घंटे में 3 पाकिस्तानी की डेथ हो रही है कोरोना से, ओनली कोरोना से, सिर्फ कोरोना से हर घंटे में 3। ये नंबर बहुत बढ़ गया था। और सारे वायरोलॉजिस्ट और एपिडेमियोलॉजिस्ट ने कहा था कि सर सुपर स्प्रेडर्स शादी हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा देर तक बंद कमरे में मौजूद रहते हैं, गैदरिंग जिसे आप कहते हैं। तो अब देखें, एक तरफ आपके बिजनेस इंटरेस्ट हैं और एक तरफ लोगों की लाइफ्स इन्वॉल्व हैं इसमें। ऑल्दो इस्लामाबाद की हद तक तो 30 साल से कम उम्र किसी की भी डेथ नहीं हुई, यानी कि यूथ में डेथ का वो नहीं है, लेकिन ये है कि यूथ की वजह से जब वो अपने घर में जाते हैं और अपने वालदैन को करते हैं, या कोई ऐसा शुगर का पेशेंट है, उनकी फिर डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई हैं। इस्लामाबाद के अंदर अगर आप जाओ, जनरली पूरे पाकिस्तान के अंदर भी जो डेथ्स हुई हैं उसमें मोर देन 70% लोग वो थे जिनकी एज 60 से ज़्यादा थी, और मोर देन 90% लोग वो हैं जिनके अंदर कोमोर्बिडिटीज़ थी, यानी कि उनको शुगर या डायबिटीज़ या कोई और प्रॉब्लम थी। तो हमने उनकी ज़िंदगी स्टेक में डाल दी। वो जो पहले बेचारे बीमार थे, वो पहले ही घरों में आइसोलेटेड थे, हमने बाहर जाके होटलों से और स्कूलों से जाके उनको किया और उनकी डेथ का सबब बने। तो मेरे ख्याल है कुछ महीने और थोड़ा सा सब्र कुछ महीने नहीं, इंशाल्लाह 11 जनवरी तक हमारा पूरा प्लान है कि 11 जनवरी के बाद इंशाल्लाह स्कूल्स भी खुल जाएंगे, और होटल्स के अंदर जो इंडोर डाइनिंग है उसके अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन में कमी होगी। इस्लामाबाद के जो होटल्स हैं उनको तो हमने ये खुशखबरी दी है कि इस्लामाबाद का कोई भी होटल 24 आवर्स काम कर सकता है, और वो हमारे फुटपाथ को किसी भी टाइम बाहर कुर्सियों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इंडोर बंद है। तो हमने ब्लैंकेट अप्रूवल दे दिया कि म्यूनसिपैलिटी वाली टीमें आती हैं, आपको पता है कि उठा के ले जाती हैं, ठेले शेले करें, अपना बिजनेस करें, 1 महीना सिर्फ थोड़ा सा हमारा कोऑपरेट करें। हमें बाहर रखने से थोड़ा सा वो बाहर स्प्रेडिंग ओपन एरियाज के अंदर तो बिल्कुल स्प्रेड जो है ना, अगर 50% है तो 25-20 से भी नीचे आ जाता है, एज लॉन्ग एज आप बहुत क्लोज नहीं होते, क्योंकि वेंटिलेशन हो रही होती है, क्रॉस हो रही होती है, और वायरस जो है वो भी 4 फुट से ज़्यादा नहीं जाता, 4 फुट के बाद नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। हमजा, ये बताइए, जब पहली वेव आई थी, और मुझे याद है पहली वेव में भी आप हमारे शो में आए थे, उस वक्त हम ये बात करें तो उस वक्त बहुत बड़ा सवाल था वेंटिलेटर्स का। एकदम पूरी दुनिया में एक पैनिक मच गया था, वेंटिलेटर्स किधर से आएंगे, हॉस्पिटल्स का पूरा सिस्टम चोक कर गया। इस वक्त क्या जनरली, नॉट ओनली इस्लामाबाद, जनरली पूरे पाकिस्तान में हमारा जो हेल्थ का निज़ाम है वो अभी तक सस्टेन कर रहा है? ख़ास तौर पे मुझे बताइए कि वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी की क्या सिचुएशन? जो हमारा फर्स्ट वेव के भी जब हम पीक पे गए थे, तो आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने फिर अनाउंस किया था फुल लॉकडाउन, तो 10-15 दिन के लिए पूरे मुल्क में हर चीज़ लॉकडाउन हो गई थी, सरकारी दफ्तर भी बंद हो गए थे और पार्क्स भी बंद हो गए थे। वो इसी वजह से किए गए थे ताकि हम जो कर्व है उसको हम फ्लैटन कर सकें। कर्व फ्लैटन का मतलब ये है कि देखें, जैसे हमारे अस्पताल हैं इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स के अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर 150 के करीब जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको देख सकते हैं। अगर कर्व फ्लैटन होगा, यानी कि कम लोगों में फैल रहा होगा, तो वो जो पॉजिटिव क्रिटिकल केसेस हैं वो 100 से कम रहेंगे, तो हम डील करते रहेंगे। जैसे ही वो 150 से ऊपर होंगे, तो जो 151th पर्सन होगा उसकी तो डेथ एम्बुलेंस में हो जाएगी क्योंकि उसको फैसिलिटी नहीं मिली। तो इसलिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम सिचुएशन ये है कि हमारे तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स की केयर भी अवेलेबल है। एक तो वेंटिलेटर्स भी हमने बढ़ा दिए हैं, और दूसरा अब हमने ये भी लर्न कर लिया है कि वेंटिलेटर से पहले भी ऑक्सीजन की सप्लाई अगर देते रहें तो बहुत से पेशेंट वहाँ तक रोकने से बच जाते हैं। इस्लामाबाद में हमने सबसे अच्छा इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया था वो ये था कि हमने लोगों के घरों के अंदर ऑक्सीजन पंपिंग और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की मशीन्स देना शुरू कर दी थी, ताकि वो लोग फिर हॉस्पिटल ना आए, क्योंकि हॉस्पिटल, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत कामयाब रहा है। मोर देन 300 पेशेंट्स की हमने लाइफ इसी तरह बचाई है कि उनको हमने घर के अंदर ऑक्सीजन दी है और वो हॉस्पिटल भी नहीं आए, क्योंकि हॉस्पिटल आके वो एक बेड ऑक्यूपाई कर लेंगे तो हो सकता है किसी और क्रिटिकल पेशेंट की लाइफ डेंजर में आ जाए। तो इनिशिएटिव हमारा बड़ा कामयाब रहा है। इन जनरल लोगों के लिए अब ये मैसेज है कि हॉस्पिटल्स ऑल्दो 90% कैपेसिटी पे काम अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप लोग एकदम जाएं तो उनको ढूंढना पड़ता है। अभी भी इस्लामाबाद के अंदर भी 4-5 पे जाते हैं, फिर 5वें में जाके उनको हॉस्पिटल मिलता है, वरना 4-5 टॉप वाले तो सारे फुल है। तो सिचुएशन थोड़ी सी टेंस है। इंशाल्लाह दिसंबर का महीना जैसे गुजरेगा ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। मुझे बताइए कि जब पहली वेव के बाद पूरी दुनिया में जब पहली वेव एंड हुई, तो ये वाकई हमें सब पाकिस्तानियों को मोटिवेट करने के लिए ये खबर छोड़ी गई थी, या इसमें कोई हकीकत है कि पाकिस्तान वाज अमंग द टॉप कंट्रीज जिनकी मिसालें दी गई हैं इसकी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के हवाले से? इज दिस ट्रू? दिस इज ट्रू, और ये सिर्फ अल्लाह ताला का करम है। मैं वैसे खुद जितने डॉक्टर से मिलता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि यार ये क्या वजह है, कैसे हमने SOPs की हैं, सर्वेलेंस की है, लेकिन इंडिया में भी इतना इन्होंने इन्वेस्ट किया है और हमारी जीन्स भी सिमिलर हैं, हमारा एनवायरनमेंट लाइफस्टाइल भी सिमिलर है। लाइफस्टाइल भी सिमिलर कैसे है कि
वहाँ पर इतनी डेथ्स हुई हैं, लाख की तादाद में चली गई हैं, और हमारी अभी तक 10,000 डेथ्स भी नहीं हुई। अमेरिका जैसा मुल्क है जहाँ पे बेस्ट हेल्थ सिस्टम है, यूके जैसा मुल्क है जहाँ पे बेस्ट हेल्थ सिस्टम है, वहाँ पे लाखों में डेथ्स हो चुकी हुई हैं। तो अब एक तो बिल्कुल ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, जो जिसकी वजह से ये ख़ास करम हुआ है, और दूसरा ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारा NCOC है, कमांड सेंटर का बनना, उसके थ्रू हर चीज़ को कंट्रोल करना, मोबाइल्स भी कंट्रोल करना। अब आप देखें जब कोई क्वारंटीन में जाता है वहाँ पर पुलिस डिप्लॉय होती है और उसका मोबाइल भी चेक किया जाता है कि ये लेके निकल तो नहीं रहा, कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है, ये बंदा पॉजिटिव केस है, ये क्वारंटीन में है कि नहीं। ये तो बड़ा मतलब पूरा आपने उसको एक मुजरिम के तौर पे डील कर रहे हो। पूरा देखें, अगर हम उसको नहीं करेंगे तो वो डेथ कॉज करेगा, और हमारा लॉ भी ये कहता है कि एपिडेमिक डिजीजेस कंट्रोल एक्ट है एक, जो ये कहता है कि अगर एक बंदा किसी और को वबा फैलाने में उसने रोल प्ले किया है तो उसकी 2.5 साल की सजा है। ना करें जी, तो वो लॉ बेचारा कोरोना से जंग करके है, लेकिन ये है कि अगर वो उसको 2.5 साल की, और अगर वो जानबूझ के लोगों को फिर भी कर रहा है, ओके। देखें उसको क्वारंटीन होना चाहिए। बेशक वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, और टेस्ट पॉजिटिव का मतलब भी ये है कि अगर 3 टेस्ट नेगेटिव हो फिर आप नेगेटिव हैं। अच्छा। अगर आपने 3 टेस्ट कराए उनमें से एक भी पॉजिटिव है, इट मींस यू आर पॉजिटिव, आपके अंदर वायरस की कोई ना कोई फॉर्म मौजूद है। लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट कराते हैं पॉजिटिव आता है, प्राइवेट से जाके कहते हैं नेगेटिव और फिरते हैं। इट इज अ क्राइम। ये एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सब लोग नोट कर लें कि ये 3 में से कोई एक भी आपका पॉजिटिव है तो यू आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, और आपने अपने आप को क्वारंटीन करना है। NCOC की गाइडलाइंस मौजूद है, लॉ मौजूद है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो अभी तो नहीं, बाद में अगर कोई रिसर्च होती है या इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है कि आप उसका बायस बने, तो आपको 2.5 साल तक की सजा दी जा सकती है। अच्छा, इस वक्त सीन क्या है? 14 दिन अगर खुदा ना खास्ता पॉजिटिव हो गए तो 14 दिन अपने आप को आपने क्वारंटीन करना है। वैसे हमारी जो गाइडलाइंस आई है लेटेस्ट, उसमें ये है कि 10 दिन के बाद आप डिजीज स्प्रेड नहीं कर सकते। अच्छा, 10 दिन के अंदर अंदर या तो आप बहुत बीमार हो चुके होंगे, हॉस्पिटल होंगे, ठीक है, या फिर, और अगर वो सिचुएशन है फिर तो ऑब्वियसली आपने, लेकिन 10 दिन बाद अगर आपको सिम्टम्स नहीं रहे तो फिर यू आर नॉट, आप डिजीज स्प्रेड नहीं कर सकते। तो उसके बाद आप, लेकिन मेरा ख्याल है बेस्ट कि प्रैक्टिस पैसे के 14-15 14 डेज, है ना? 14 डेज इज द बेस्ट प्रैक्टिस। मिनिमम ये है कि 10 डेज हैं, 10 डेज तक अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो यू कैन मूव अराउंड। आप लोग जब इस सारी चीज को कर रहे होते तो क्या ये पूरी रिसर्च जो है ये किसी तरह से डॉक्यूमेंट भी हो रही है? डॉक्यूमेंट हो रही है, पूरे इसके डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, कैटलॉग्स बन रहे हैं, रिसर्च अच्छा। पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, इतनी बड़ी किताब छप चुकी हुई है, फिर वो SOPs की अलहदा निकलती हैं, हर चीज़ इस टाइम। अगर आप कोई भी बंदा जो है covid.gov.pk पे चला जाए, COVID covid.gov.pk पे चले जाएं, वहाँ पे डेली स्टैट्स भी आ रहे हैं, तमाम गाइडलाइंस भी आ रही हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, जो फर्दर हमारे प्लान्स हैं, जो सिविल एविएशन की गाइडलाइंस, सब कुछ उस वेबसाइट पे अवेलेबल है। कोई भी जाए और उसको पढ़े, उसके लिए एजुकेटिंग भी होगा। क्या मुमालिक आपस में भी कुछ राब्ते में हैं, मसलन एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयरिंग, लर्निंग्स से फ़ायदा उठाया जा रहा है कि जो आगे जा रहा है या जो मुल्क पीछे जा रहा है वो दोनों एक दूसरे की लर्निंग्स को वो study करें? लर्निंग प्राइमरीली तो WHO के थ्रू हो रही है। अच्छा। WHO वाले हर हफ्ते अपनी गाइडलाइंस इशू करते हैं, और WHO ने ही कहा कि पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट मैनेज्ड कंट्रीज़ है, इतना अच्छा यहाँ पर मैनेजमेंट रही है। तो और WHO की गाइडलाइंस ही आती रहती हैं। वैसे वैक्सीन्स के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की चाइना से भी बात चल रही है, इंग्लैंड से भी बात चल रही है, और अमेरिका से भी चल रही है। फाइजर, मोडर्ना और जो चाइनीज़ वैक्सीन उस पर भी बात चल रही है। अंदाजन कब तक एक्सपेक्टेड? मेरा ख्याल है कि हेल्थ लाइन वर्कर्स के लिए जनवरी के एंड में इंशाल्लाह आ जाएगी, और बाकी पब्लिक के लिए फरवरी के एंड तक आ जाएगी। लेकिन उसमें भी मेरा ख्याल है जैसे इस वक्त यूके वगैरह में है कि पहले एल्डरली से शुरू करेंगे, 70-80 साल से ऊपर की उम्र के। पाकिस्तान में तो जो हम लिस्टें बना के दे रहे हैं वो सिर्फ हेल्थ लाइन वर्कर्स की हैं। सबसे पहले हेल्थ लाइन वर्कर्स को दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन भी उन्हीं में हो रही है। एब्सोल्युटली, सबसे पहले वो होंगी, और उसके बाद ऑब्वियसली फिर जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या जो जिनकी ज्यादा चांस है, जिनमें फैलने का, एज ज्यादा है या हेल्थ वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, उनको फिर लगाया जाएगा। हमजा शफकात, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही एजुकेटिंग सेशन था, और बहुत सी चीज़ें जो मैं ज़ाती तौर पर भी बड़ा कंफ्यूज था कि अच्छा A या B, C या D, तो उसमें बहुत क्लैरिटी मिली। ऑल द बेस्ट वंस अगेन आपके लिए भी, और पूरे पाकिस्तान में भी जितने भी इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और हमारे हेल्थ लाइन वर्कर्स, और जो आप लोग सही मानों में फ्रंट लाइन पे जंग कर रहे हैं इस वक्त। सो आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने राइजिंग पाकिस्तान के इस स्पेशल एपिसोड में मेरा और GC इस्लामाबाद हमजा शफकात का साथ दिया। इसमें जितनी भी बातें की गई उनको न सिर्फ आपने सुना, समझना भी है और दूसरों तक पहुंचाना भी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिंदगी ने दी इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।